सोशल साइंस पेपर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के पॉसिबल आंसर्स क्या हैं। और ये क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड 2023-2024 सेशन का। सेक्शन ए से शुरुआत करेंगे। इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। तो सबसे पहले इनमें से क्या हुआ? इनमें से हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर हुआ नेपोलियन का इन्वेजन इटली पर, फिर वियना पीस ट्रीटी हुई और फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यानी कि फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ के बाद थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था कि डैश फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल्ड थ्रू सिल्क रूट। तो सिल्क रूट से क्या ट्रैवल करता था? सिल्क रूट से जो कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से आता था, वो था क्लोथ्स और स्पाइसेस, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट था कि फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के फाउंडर्स कौन कौन थे? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी। हु अमंग द फॉलोइंग सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। तो किसने कहा कि प्रिंटिंग अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का और सबसे ग्रेटेस्ट वन है? ये कहा मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। दो स्टेटमेंट्स गिवन थी, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, असर्शन और रीजन। जो चिपको मूवमेंट था हिमालयाज में, उसने सक्सेसफुली रेजिस्ट किया डिफोरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। जी हाँ, बिल्कुल सही, असर्शन सही है। रीजन की बात करें कि इससे कम्युनिटी एफोरेस्टेशन कैंपेन वगैरह ये सब भी हुआ। तो चिपको मूवमेंट से एक तो डिफोरेस्टेशन तो रुका ही रुका, साथ में एफोरेस्टेशन कैंपेन भी बढ़ा, तो ये भी सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट लग रहे हैं, और रीजन असर्शन का आंसर तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि दोनों करेक्ट हैं। तो ए और आर करेक्ट हैं, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैच करना था। सरदार सरोवर नदी और डैम जो है वो नर्मदा नदी यानी कि नर्मदा रिवर पर है। बात करेंगे भाखड़ा नांगल की, तो ये है सतलुज पर। तो फर्स्ट का सी और थर्ड का ए, इस तरह से आप मैच कर सकते थे। फर्स्ट का सी, थर्ड का ए, ऑप्शन डी देखिए मैच कर रहा है। तो सारे, अगर आपको नहीं पता कि सारे डैम्स में से कौन सा डैम किस रिवर पर है, लेकिन एक या दो डैम्स के बारे में आपको क्लैरिटी है कि वो कौन सी रिवर पर है, तब भी देखिए आप आसानी से कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि मैचिंग भी होती है और उसमें आप देख पाएंगे कि जो आपको पता है उसके हिसाब से एक दो ऑप्शंस ठीक होते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस अलग ही चल रहे होते हैं, गलत होते हैं। तो वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं इजीली। तो ज़रूरी नहीं था यहाँ पे कि आपको चारों के चारों डैम्स पता हो एग्जैक्टली कि चारों के चारों डैम्स जो हैं वो किस रिवर पर हैं। आपको दो के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि हमने दो से कर लिया, देखिए सरदार सरोवर से और भाखड़ा नांगल से ही। क्वेश्चन नंबर 7, मैंगनीज इंडिया में हाईएस्ट टू द लोवेस्ट। तो हाईएस्ट से लोवेस्ट आपको इसमें बताना था। तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक। ये तो खैर आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें आपको आपकी बुक में एक पाई चार्ट गिवन है, उस पाई चार्ट के बेस पे आपको इसका आंसर देना था। तो खैर ये तो याद रखने वाली चीज़ थी, अगर आपको याद नहीं होता तो मुश्किल था इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए। उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था पावर शेयरिंग को लेकर। तो पावर शेयरिंग से बायसनेस कम हो जाती है, जी हाँ करेक्ट है। बैरिकेड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो नहीं है। एकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज़, जी हाँ। और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल जो है बढ़ता है। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में एजुकेशन जो है किस लिस्ट में आती है? ये तो खैर इजी क्वेश्चन था, कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया वाज सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन किया गया बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके 1992 में। तो ये आ जाएगा पंचायत में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में था कि असर्शन और रीजन, मॉडर्न डेमोक्रेसी कैनॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। जी हाँ ट्रू है। इसका रीज़न दे रखा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर ही अकाउंटेबल होंगे, पूरी कंट्री को नहीं। जी हाँ, रीज़न भी सही है।
कि अगर बिना पार्टीज़ के ही मॉडर्न डेमोक्रेसी चलेगी तो जो लीडर्स हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होंगे उसी पर सिर्फ ध्यान देंगे, पूरी कंट्री पे ध्यान नहीं देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ रहें। तो असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। उसके बाद किस कंट्री में 2 पार्टी सिस्टम है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट था हमारे पास कि किस जगह पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है नेशनल पार्लियामेंट्स में 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में। ये भी देखिए आपके बुक में एक चार्ट गिवन है, बार ग्राफ गिवन है, उस बार ग्राफ के बेस पे आप इसका आंसर दे सकते थे। तो ये भी एक तरह से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए था। डेमोक्रेसी के बारे में बताना था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जी हाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन रहा है। देखिए इसका 15th क्वेश्चन की बात करें। 15th क्वेश्चन में कहा गया था कि सलीम ने क्रेडिट यानी कि लोन लिया है अपनी वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए, और ताकि प्रोडक्शन वगैरह काम पूरा हो सके और जो भी खर्चे वगैरह हैं उसको पूरा किया जा सके। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा इस क्रेडिट का, कि उसकी इनकम बढ़ जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं ऐसा कुछ पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होने वाला इन सब में। पॉजिटिव इफेक्ट सिर्फ यही है कि सलीम की इनकम बढ़ जाएगी। इस बारे में देखिए एक पिक्चर गिवन थी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 महिलाएं जो हैं, एक महिला जो है यहाँ पे कपड़े वगैरह दिखा रही है और ये मतलब एक तरह से कस्टमर है और ये यहाँ पे सेलर है। तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का काम हो रहा है, और बाइंग और सेलिंग या सेलिंग की बात करें तो ये किस में आता है, टर्शरी एक्टिविटी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव द मैक्सिमम शेयर इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए था। बताना था कि इनमें से कौन सा सेक्टर का मैक्सिमम शेयर है जीडीपी में इंडिया की। तो इसका आंसर आप टर्शरी सेक्टर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। जी हाँ, क्योंकि हमारे इंडिया में रुपीज़ लीगल टेंडर है, तो इंडिया में रुपी जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज होता है। जी नहीं, रीज़न गलत हो गया। आरबीआई द्वारा जो है नोट्स इशू होते हैं हमारे देश में, और सिक्के जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री, किसी स्टेट की नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल नहीं है इसमें। तो रीज़न फॉल्स हो गया इसमें, रीज़न फॉल्स यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में था कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग करेक्ट कौन सा रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इन सब में से ये ग्लोबलाइजेशन से ये भी होता है, ये भी इम्प्रूव हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन जो मेन है देखिए कि रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज़, ये ज़्यादा सही है ग्लोबलाइजेशन का। अगर हम यहाँ पे इन चारों में से कंपेयर करें जो सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है ग्लोबलाइजेशन, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19th में कहा था कि यूएनडीपी जब एचडीआई रिपोर्ट पेश करता है तो किस बेस पे पेश करता है, तो हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन बी। असर्शन रीजन की बात करेंगे तो बैंक्स कुछ लोगों को उधार नहीं देता है, क्यों? क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होता। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो ये था जो सेट 1 के सेक्शन ए के क्वेश्चंस आंसर्स, और ये लगभग सेट 3 जो मैंने सोल्व किया है पूरा लगभग वही है। बाकी मैंने सेक्शन बी और सी भी सोल्व करके जो है जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। और सेट 3 अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सोल्व हो चुका है, और देखेंगे कि आप सेक्शन है उसका मैच कर रहा है इससे। तो वो अगर आपको देखना है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।